सताती सास और सहनशील बहू। लिंगापुर नाम के एक गांव में सूर्यकांतम और शांति नाम के सास बहू रहते थे। सूर्यकांतम बहुत ही लालची औरत थी। शादी के टाइम पर शांति ढेर सारा दहेज लाती है, लेकिन फिर भी सूर्यकांतम का दिल नहीं भरा। हमेशा किसी न किसी चीज की मांग करती ही रहती थी। लेकिन शांति अपने नाम की तरह ही शांत स्वभाव की थी। अपनी सास की बर्ताव की वजह से उसे कई मुश्किलों को झेलना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो अपने शांत स्वभाव से उन सारी मुश्किलों को झेलते हुए आगे बढ़ रही थी। अरे ओ बहू, तूने देखा है सब लोगों की बहुएं खेतों में जाकर 5-10 रुपए कमा लेती हैं, और तू है कि घर के काम कर कर ही बैठ जाती है और बोलती है कि तू थक गई है। अब तुझे डांटने से क्या फायदा? तेरा रिश्ता लेकर आया था ना वो दलाल, उसे डांटना चाहिए मुझे। चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि मेरी बहू आलसी राम है, लेकिन तेरा बाप भी कम नहीं है। याद है कितना कम दहेज दिया था उसने? ये बात सुनते ही शांति बोली, अरे सासू माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? आपने दहेज में जितना मांगा और बार बार जो भी मांगे हैं आपकी, सब मेरे पिताजी देते ही तो आ रहे हैं। लेकिन सासू माँ, क्या आप जानती हैं, मैं अपने पिताजी की एक लौती संतान हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे बड़े नाजों से पाला है। इसीलिए मैं इस तरह के खेती बाड़ी के काम सीख नहीं पाई। फिर भी मैं घर के सारे काम तो बहुत अच्छी तरह कर लेती हूँ माँ जी। क्यों री ऐसे बोल रही है जैसे खाने को तो खाना नहीं, होठों के लिए लिपस्टिक हो। हाँ, मैंने मांगा है, इसमें गलत क्या है? मैं रोज रोज थोड़े ना मांगती हूँ। त्योहार पे या किसी अच्छे संदर्भ पे कोई चीज तुझे दे भी दे, इसमें गलत क्या है? ज्यादा दहेज देना तो आता नहीं। देखो तो सास को किस तरह पूछ रही है बहू। अपनी सास की बातें सुनकर बहू अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह सूर्यकांतम हर दिन कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करती थी। एक दिन शांति अपने पति गिरीश से बोलती है, अजी सुनिए तो, आपकी माँ हर रोज अपने तेज धार वाले बातों से रोज कुछ न कुछ कहती रहती है। मेरे पिताजी ने तो मुंह मांगा दहेज दिया था, फिर भी हर दिन मुझे कोसते रहते हैं कि हम लोग गरीब हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर गिरीश बोला, शांति, तू मेरे माँ के बारे में जानती तो है ना, उनसे बातें करने के लिए तो मुझे भी डर लगता है। मेरी बात सुन और अपना गुस्सा ठंडा कर ले, लेकिन हमें कुछ न कुछ करके अपनी माँ में बदलाव लाना होगा। मैं जानती हूँ जी, इसीलिए तो मैं भी हमेशा चुप रहती हूँ। बस आपसे ये सब बता दूँ तो मेरे मन को थोड़ी शांति मिल जाती है। इस घर में मुझे आपका सपोर्ट है, इसीलिए इतने दिन यहाँ रह पाई हूँ। दूसरी तरफ शांति का पिता रामैया अपनी पत्नी सरस्वती से बोलता है, सरस्वती, मुझे लगता है हमारी बेटी ससुराल में बहुत दुख झेल रही है। क्या मैं एक बार जाकर बेटी को देखाऊं क्या? अरे क्या बात है जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, अब ज्यादा चिंता मत कीजिए। पगली कहेगी, हमने अपनी बेटी की शादी में कितना दहेज दिया था, लेकिन फिर भी उसकी सास हमेशा किसी न किसी चीज की मांग करती ही रहती है। ऐसी स्थिति में किसी भी बाप को परेशानी क्यों नहीं होगी? रात में जब सोता हूँ तो मेरी बेटी ही मुझे याद आती रहती है। इस तरह शांति के माँ बाप रोज दुखी हुआ करते थे। अगले दिन सुबह होते ही रामैया अपनी बेटी को देखने के लिए निकल पड़ता है। रामैया को अपनी बेटी के घर पहुँचने के लिए एक जंगल के रास्ते से जाना पड़ रहा था। रास्ते में उसे एक बाबा मिल जाते हैं जो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। रामैया जब उस बाबा के पास पहुँचा तो बाबा ने अपनी आंखें खोली और बोला, रामैया। अपने नाम को सुनते ही रामैया थोड़ा अचंभित हो गया और इधर उधर देखने लगा। इधर उधर देखकर वो बोला, किसने मुझे पुकारा और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इस तरह वो मन ही मन सोच रहा था कि तभी स्वामी जी फिर से रामैया को पुकारते हैं, अरे बेटा रामैया, ये मैं ही पुकार रहा हूँ तुम्हें, आओ मेरे पास आओ। इस तरह बाबा ने कहा। बाबा को देखते ही रामैया मर्यादा पूर्वक उनके पास गया और उनको प्रणाम किया। स्वामी जी, आपने मुझे मेरे नाम से पुकारा है तो जरूर आपको मेरे दुखों के बारे में भी पता होगा। मैं सब जानता हूँ पुत्र। तुम्हारी बेटी शांति को उसकी सास
दहेज के नाम पर कितना सता रही है और अपनी बेटी का दुख देखकर तुम कितने दुखी हो रहे हो, मुझे सब पता है पुत्र। हे स्वामी जी, जब आप मेरा दुख समझते हैं तो किसी भी तरह इस दुख को कम करने का रास्ता बताइए। इस तरह कहते ही स्वामी जी रामैया के कानों में कुछ कहते हैं। हे स्वामी जी, मैं धन्य हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह मैं अपना आभार व्यक्त करूं। इस तरह बोलकर वो बाबा को प्रणाम करके वापस चला जाता है। जब रामैया अपनी बेटी के घर पहुंचता है तो वो घर के अंदर जा ही रहा था कि वो सुनता है कि सूर्यकांतम अपनी बहू पर चिल्ला रही थी। अरे अरे, कब तोड़ दिया तूने? जानती है वो कब कितना महंगा था? तू तो 1 रुपए भी नहीं कमाती, जो कमाता है उसी को पता होता है उसका मोल। इस तरह वो अपनी बहू पे चिल्ला रही थी। जब उसने देखा कि रामैया वहाँ पे खड़ा था तो सूर्यकांतम बोली, हाँ, आइए भाई साहब, हमेशा की तरह खाली हाथ आए हो या कुछ लेकर भी आए हो यहाँ? हाँ, जानती हूँ, आप फिर से खाली हाथ ही आ गए हो। मेरी किस्मत। क्यों रे बहू, ये देख तेरा बाप आया है, यहाँ आकर उससे मिल ले। ऐसा बोलते हुए वो अपनी बहू के पास पहुंची और बोली, अगर तूने उनसे खाने पीने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप अपने पिताजी को जल्दी से जल्दी वापस भेज दे। इस तरह अपनी बहू से बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अपने पिता को देखकर शांति बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे पिताजी, कब आना हुआ? आपके साथ माँ नहीं आई? बैठिए बैठिए, बताइए आप दोनों कैसे हो? बेटा, हम सब तो ठीक हैं। तू बता, तू ठीक है ना? अरे मेरा क्या है पिताजी, देखिए तो कैसी हूँ। मुझे सब पता है बेटी, तू कितनी खुश है, कितनी सुखी है, वो सब तो मैं देख ही रहा हूँ। अरे पिताजी, दुखी क्यों हो रहे हो? देखिए ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ पिताजी। इधर सूर्यकांतम दरवाजे की आड़े खड़े होकर बाप बेटी की बातें सुन रही थी। इधर शांति का पिता बोला, बेटी शांति, मैं यहाँ तुमसे एक बात बोलने आया हूँ। अगर तेरी सास तुझे कोई परेशानी देती है तो तू मुझे अभी बता दे। आजकल कानून लड़कियों के हक में ही बोल रहा है। अगर तू बस एक बार पुलिस थाने चलकर अपने सास पर कंप्लेंट लिखवा देगी कि वो रोज तुझे कुछ न कुछ ताने मारकर सता रही है, तो वो जरूर कोई न कोई एक्शन लेंगे। तब देखना, वो पुलिस वाले तेरी सास को खूब अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। क्या कहती है बेटी? ये बात सुनते ही दरवाजे के आड़े खड़ी सूर्यकांतम अचानक से सहम जाती है और वो सुनने लगती है कि उसकी बहू शांति क्या बोलने वाली है। अपने पिताजी की बात सुनकर शांति बोली, अरे पिताजी, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो क्या करे बेटी, तेरी सास तुझे यहाँ इतना सता रही है तो मैं और तेरी माँ वहाँ खुश कैसे रह सकते हैं? इसीलिए बोलता हूँ, तुझे ये दुख झेलने की क्या जरूरत? तेरी सास पर केस ठोक कर यहाँ से चले जाते हैं। पिताजी, ये सब क्या बोले जा रहे हैं आप? 1 मिनट रुक जाइए। आपने कानून के बारे में जो भी कहा वो सच है, लेकिन मैं वो तभी कर सकती हूँ जब मेरी सास मुझे पसंद ना हो या मुझे मेरे पति पर प्यार ना हो। लेकिन मैं अपने पति से प्यार भी करती हूँ और अपनी सास को पसंद भी, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन मेरी सास में बदलाव जरूर आएगा, लेकिन अगर मैं आपकी बात मान गई और अपनी सास पर केस बनाकर आपके साथ घर लौट गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी पिताजी? इसीलिए लोगों से 4 बातें सुनने से तो यही अच्छा है कि मैं यही रहूं और अपनी सास में बदलाव लाने की कोशिश करूं। मेरी सास की बस जबान लंबी है, बाकी वो बहुत अच्छी है। आप मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा पिताजी। अपनी बेटी की बातें सुनकर पिता बोला, पता नहीं बेटी, तुम तो बड़े धैर्य से बोल रही हो, लेकिन वहाँ मैं और तेरी माँ दिन रात बस तेरे ही बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह से दोनों बातें कर रहे थे कि दरवाजे के आड़े खड़े होकर अपनी बहू की बातें सुन रही सूर्यकांतम अचानक दंग रह जाती है। अरे ये क्या, मैं एक तरफ अपनी बहू को इतनी सारी बातों से सता रही हूँ और वो मुझे पसंद कर रही है। सच में मैंने अपनी बहू को बहुत सताया है। आगे से मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ही देखूंगी। इस तरह ठानकर वो कमरे से बाहर निकलकर बोलती है, आइए रामैया जी, बेटी से बातें करनी हो गई तो खाना खाने चलते हैं। सूर्यकांतम ने कहा,
अचानक से आए अपने सास के बर्ताव में बदलाव को देखकर शांति दंग रह जाती है और साथ ही रामैया भी दंग रह जाता है। अपनी बेटी की सास में आए बदलाव को देखकर रामैया बहुत खुश हुआ और बोला, कोई बात नहीं बहन जी, इस बार मैं अपनी पत्नी के साथ आऊंगा और दोनों मिलकर खाना खाएंगे। उसके बाद रामैया खुशी खुशी अपने घर लौटने लगा और रास्ते में अपने मन में सोचा, हाँ, स्वामी जी ने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, सब कुछ अच्छा हो गया। इस तरह खुश होकर वो जाने लगा। इधर सूर्यकांतम अपनी बहू के पास आकर बोली, बेटी शांति, मुझे माफ कर दे बहू, इतने दिनों से मैंने अपने बातों से तुझे बहुत दुख दिए हैं, मुझे माफ कर दे बहू। ये बात सुनकर शांति बोली, अरे अरे सासू माँ, ऐसा मत बोलिए, आप बदल गई हो, मेरे लिए बस यही काफी है। इस तरह सूर्यकांतम उस दिन से अपनी बहू को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार देकर बड़े अच्छे से रखती थी। लालची सास और समझदार बहुएं। वेंकटापुरम नाम के गांव में सुंदरैया और भद्रम्मा नाम के एक दंपत्ति रहते थे। उनके रामू, सुमति और वेंकट और प्रिया नाम के बेटे और बहुएं रहते थे। सब लोग मिलकर रहा करते थे। भद्रम्मा हमेशा भूखी रहती थी। सब लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन भद्रम्मा दिन में 6 बार खाना खाती थी। इतना ही नहीं, अगर कोई ये कह दे कि कोई फल सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो वो घर में किसी और को दिए बिना सारा फल खुद ही खा जाती थी। इसका मतलब उसे भूख के साथ साथ खाने की लालसा भी हमेशा लगी रहती थी। वो जब भी खाना बनाती तो आधे से ज्यादा खाना खुद ही खा जाती थी। लेकिन परिवार के साथ बैठकर खाना खाते वक्त एक छोटे से कटोरे में थोड़ा सा खाना रखकर खाती थी। ये देखकर एक दिन बहू बोली, अरे ये क्या सासू माँ, इतना सा ही खा रही हो, एक प्लेट में खाइए ना। नहीं नहीं, मेरे तुम्हारे जैसे प्लेट में खाने के भाग कहाँ, मुझे तो दुनिया भर के बीमारियां लगी हैं। बीपी और शुगर, ज्यादा खाऊंगी तो कुछ हो जाएगा तो। ऐसा बोलकर एक छोटे से कटोरे में चावल भी डालकर खाया करती थी, लेकिन वो एक ही बार में नहीं खा जाती थी। उसी कटोरे में वो 5-6 बार खाती थी। ये देखकर छोटी बहू रसोई घर में अपने जेठानी से बोलती है, दीदी आपने देखा क्या, सासू माँ एक ही छोटे से बर्तन में 1 बार खाने का नाटक कर रही हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि उसी बर्तन में उन्होंने 6 बार खाना खाया है। इसका मतलब शायद उन्हें लगता है उनके खाने को हम लोग नजर लगा देंगे, इसीलिए वो अच्छे से प्लान करके ये सब कर रही हैं। इस तरह भद्रम्मा सबके सामने तो नाटक करती थी कि थोड़ा सा ही खा रही है, लेकिन जब सब लोगों के काम खत्म हो जाने पर अपने अपने कमरों में चले जाते थे तो भद्रम्मा चुपके से रसोई घर में जाकर अपनी मनचाही सारी चीजें खा जाती थी। इस तरह भद्रम्मा अपने ही घर में चोरी छुपे खाना खाते खाते जी रही थी। इसी तरह एक दिन जब सब लोग खाने के लिए बैठते हैं तो सास अपनी बहू से, बेटी सुमति, इस कटोरे में थोड़ा सा चावल तो दे दे। ये बात सुनते ही सुमति उसमें थोड़ा खाना परोसती है। ये देखकर वो बोली, अरे ये क्या बहू, इतना सारा क्यों डाल दिया, मैंने तो बस 1 चम्मच डालने को बोला था। अरे रे सॉरी सासू माँ, दीजिए थोड़ा निकाल दूं क्या। अरे रे रे, नहीं नहीं बेटी, एक बार जो परोस दिया उसे वापस नहीं निकालते। इस तरह बोलती है। छोटी बहू से, बेटी छोटी बहू, वो जो चटनी है ना वो थोड़ा सा इसमें डाल दे, बस एकदम जरा सा, चींटी के सर जितना, उसने कहा। ये सुनकर छोटी बहू ने सचमुच चींटी के सर जितना थोड़ा सा ही चटनी डाला। ये देखकर, हाँ ये क्या, मैंने तो यूं ही बोल दिया था, इसने तो सचमुच इतना सा ही चटनी डाला। अरे बाप रे, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखकर मांगना पड़ेगा। भद्रम्मा अपने पति से बोली, अजी सुनते हो, थोड़ा सांभर डालिए ना। इस तरह पूछती है। जब उसका पति उसके कटोरे में सांभर डाल रहा होता है उससे पहले ही बस 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 कहती है। तब भद्रैया बोला, अरे अभी तक तो मैंने 1 बूंद भी नहीं डाला, अभी से बस बस करने लगी। भगवान तुम्हें अच्छी सेहत दे, मुझे भी तुझे देखकर सीखना चाहिए। और बहुए तुम लोग भी अपनी सासू माँ को देखकर कुछ सीखो। ये बात सुनते ही भद्रम्मा
ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह खांसकर थोड़ा पानी पीती है। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तब भद्रम्मा चुपके से उठकर, चलो अच्छा है, सब लोग अपने अपने कमरे में सो गए हैं, अब मेरे खाने का टाइम हो गया है। ऐसा सोचकर चुपके से रसोई घर के अंदर घुस जाती है और आराम से जाकर एक बड़े से बर्तन में ढेर सारा खाना परोसकर आराम से बैठ के ठूस कर खाने लगती है। इस तरह खाना खा रही भद्रम्मा को एक बर्तन में खीर दिखाई देता है। ये देखकर, हाय मेरी समझदार बहुरानियों, मुझसे छुपाकर तुम लोग खीर बनाकर खाने का प्लान कर रहे थे। अभी बताती हूँ तुम दोनों को। ऐसा सोचकर उस सारे खीर को भर पेट खा जाती है। अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोलती है, चलो अच्छा है, आज पेट भर गया है, लेकिन जो भी हो, इस तरह चोरी छुपे खाने में मजा ही अलग होता है। हाँ। इस तरह बोलते हुए चुपचाप आकर सो जाती है। सुबह सब लोग उठकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन भद्रम्मा बिस्तर पर वैसे ही सोई हुई थी। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और डॉक्टर को घर बुलाते हैं। डॉक्टर आकर भद्रम्मा को टेस्ट करके बोलते हैं, हाँ कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बॉडी में नमक बढ़ गया और बीपी आ गया है, और इसी तरह पूरे बॉडी में शक्कर बढ़ गया है और शुगर आ गया। ये सुनकर घबराया सुंदरैया बोला, डॉक्टर साहब, लगता है मेरी बीवी के पूरे बदन में एक चलती फिरती दुकान है। अगर ये सब कम होना है तो क्या करना होगा? तुम्हारी पत्नी को कम खाना खिलाना होगा, उनके खाने में नमक और मीठा बहुत कम कर देना होगा, उन्हें केवल सादा खाना खिलाना होगा, तभी तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक होगी, वरना ये सब और भी बढ़ जाएगा। ये बात सुनते ही भद्रम्मा अपने मन में सोचती है, हे भगवान, इस डॉक्टर ने तो मेरी तबीयत ठीक करने के बदले मेरे मुंह पर ताला मार दिया, इसका सत्यानाश हो जाए। छी। इस तरह सोच ही रही थी कि डॉक्टर एक इंजेक्शन देता है। इस तरह डॉक्टर घर वालों को कुछ सलाह मशवरे देकर इसके खाना कम करने की बात कहकर चला जाता है। अब दोनों बहुएं मिलकर अपनी सास के लिए रूल्स बनाती हैं। छोटी बहू फ्रिज को ताला मारकर अपनी सास को इधर उधर की चीजें खाने से रोकती है और बड़ी बहू बिना नमक और मिर्ची के सादा सा खाना बनाना शुरू करती है। बेचारी भद्रम्मा को अब खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो सोचती है, हे भगवान, ये मेरी क्या परिस्थिति हो गई है। छोटी बहू ने सारे स्नैक्स फ्रिज में डाल दिए और ताला मार दिया ताकि मैं कुछ न खा सकूं, और बड़ी बहू ये मुझे सादा खाना खिला खिला कर मार रही है। मैं इस बीमारी की वजह से नहीं, ये सब खाना खा कर ही मर जाने वाली हूँ शायद। कुछ भी करके इस सादे खाने से मुझे बचा लीजिए भगवान। इस तरह सोचने लगी। तब भद्रम्मा बोली, सुमति, जरा खाना तो खिला दे बेटी। ये बात सुनते ही सुमति एक छोटे से बर्तन में खाना डालकर उससे भी एक छोटे से बर्तन में सादा और फीका सब्जी डालकर भद्रम्मा को खाने के लिए परोसती है। अरे ये क्या बहू, बस इतना सा खाना, ये खाकर मैं जीऊंगी कैसे? देखिए सासू माँ, डॉक्टर ने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया और ज्यादा खाना खा लिया तो आपकी जान पर बन जाएगी। आपको ध्यान रखना होगा ना सासू माँ। लगता है यही अच्छा होगा। ऐसा खाना रोज रोज खाने से तो अच्छा सीधे एक ही बार ऊपर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है। बहू प्रिया, शाम हो गई है, कुछ मीठा सा खाने को दे दे। इस तरह पूछती है। तब प्रिया एक छोटा सा मैसूर पाक और एक छोटी सी जलेबी लाकर, सासू माँ मुँह खोलिए, आप हमेशा बोलती है ना कि चींटी के सर जितना ही देना, आज मैं आपको बस उतना ही खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर भद्रम्मा के मुंह खोलते ही उन्हें उसके मुंह में डाल देती है। उन टुकड़ों को खाकर भद्रम्मा बोलती है, क्यों री, ये क्या मिठाई के टुकड़े हैं या हीरे जवाहरात के टुकड़े कि बस इतने इतने से ही डाल रही है? इस तरह बोलते हुए उन छोटे से टुकड़ों को खाकर सोचती है, अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो 2 ही दिनों में मर जाऊंगी।
इस तरह सोचकर वो रात होने की राह देखने लगी। आधी रात को जब सब लोग सो गए थे तो भद्रम्मा चुपके से जाकर प्रिया के कमरे में जाती है और उसके तकिए के नीचे फ्रिज की चाबी लेकर तुरंत फ्रिज खोलकर जल्दी जल्दी उसमें रखी सारी चीजें फटाफट खा जाती है। उस दिन से भद्रम्मा रोज यही किया करती थी। ये बात देखकर दोनों बहुएं एक दिन मिलकर बातें करने लगते हैं। दीदी, हर दिन फ्रिज का ताला बंद का बंद ही रहता है, लेकिन उसके अंदर के सारे स्नैक्स गायब हो जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? हाँ प्रिया, मैं भी देख रही हूँ। घर में बचा कुचा सारा खाना गायब हो जा रहा है। लगता है ये सब अपनी चोर सास का किया धरा है। तो अब क्या करें दीदी? इसके लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है। चल, ऐसा बोलकर वो खीर बनाकर उसमें फेविकॉल डाल देती है। हमेशा की तरह भद्रम्मा रसोई घर में जाकर चुपके से खीर खाने लगती है और जिसकी वजह से दोनों बहुएं उसे पकड़ लेती हैं। ये देखकर सास घबरा गई और कुछ बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन फेविकॉल की वजह से उसका मुंह चिपक जाता है। तुरंत दोनों बहुएं मिलकर मुंह पर कुछ लगाकर उसका मुंह खोलती हैं। सुमति बोली, सासू माँ, आपके खाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं। जो भी खाओ थोड़ा सा खाओ, वही तुम्हारे लिए अमृत बनता है। अगर जरूरत से ज्यादा खा लिया तो वही जहर बन जाता है और आपके शरीर को हानि पहुंचाता है। ये सुनते ही सास शर्माते हुए बोली, हाँ बहू, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों मेरी सेहत के बारे में इतना सोच रहे हो। आगे से मैं इस तरह कभी नहीं खाया करूँगी। मैं सब कुछ बस थोड़ा थोड़ा ही खाऊंगी। इस तरह वो अपने दोनों बहुओं को वादा करती है। उस दिन से वो बस थोड़ा सा ही खाना खाना शुरू करती है और अपने सेहत का भी ध्यान रखने लगी, जिसकी वजह से सारा परिवार खुश रहने लगा। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की? अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।